हाय फ्रेंड, आज वीडियो के माध्यम से हम लोग फिजिक्स का वन लाइनर एनसीईआरटी को स्टडी करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया सभी क्वेश्चन हैं। तो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसे ज़रूर एक बार पूरा देख लीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन सा है? तो ये है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे है, लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो डायप्टर में मापी जाती है, डायप्टर में। ठीक है। आगे है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है किसमें? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होते हैं पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है, किस पे होता है? ये परावलयिक। परावलयिक जो होते हैं, किसी प्रक्षेप्य का पथ जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं? परावलयिक होते हैं। आगे है, 1 किलोमीटर दूरी का तत्पराय क्या होता है? 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है। आगे है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से खाली जगह भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है। तो क्या? तो ये द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है, द्रव्यमान। ठीक है, ये जो है सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहे जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं इसे जरूर पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। आगे है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है वो बल होता है। आगे है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग इत्यादि जो हैं ये सभी जो हैं आपका सदिश राशियां हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ये सभी जो राशियां किस प्रकार का है? ये सदिश राशियां हैं। आगे गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान ये सब जो हैं आपका आदिश राशि है। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी है? ये दूरी का है। आगे मूल भौतिक राशि है, ये विद्युत धारा का। मूल भौतिक राशि जो है आपका ये विद्युत धारा है। आगे है, तापक्रम की एसआई इकाई जो है वो क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, तापक्रम का जो एसआई इकाई जो होता है वो केल्विन होता है। किलोवाट घंटा जो है मात्रक, किलोवाट घंटा का मात्रक जो है आपका ऊर्जा का होता है, ऊर्जा का। फॉर्मी मात्रक है किसकी? लंबाई का होता है। आगे है, अदिश राशि है किसका है? ये दाब का होता है। आगे वह राशि जिसका मात्रक नहीं होता है वो विकृति है। ठीक है। आगे समुद्री दूरी को मापा जाता है किसमें? नॉटिकल मील में मापा जाता है, नॉटिकल मील में। आगे 10 नैनोमीटर में होगा कितना होता है? 10⁻⁻8 मीटर होता है। या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁸ मीटर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे है, MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? ये होता है आपका न्यूटन। आगे अदिश राशि है ये किसका? तो ये सामर्थ्य जो होते हैं ये अदिश राशि होता है। आगे है, तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? तरंगदैर्घ्य की जो इकाई है ये आपका एंगस्ट्रॉम है। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? ये हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। आगे वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है तो वो क्या है आपका? हाइग्रोमीटर होता है। वो क्या है? हाइग्रोमीटर। आगे दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई जो है आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि इसमें ये आयतन जो है आपका सदिश राशि नहीं होता है। आगे है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर होते हैं 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर। ठीक। आगे है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसका? 10⁻⁻12 ग्राम, या तो फिर 1/10⁻12 ग्राम के। ठीक है। आगे ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है कौन? ये ओडोमीटर जो होते हैं, ये ध्वनि की ऑडियोमीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है इसमें। आगे विद्युत धारा की इकाई है, ये एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा की इकाई है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट है, वह उपकरण जिसमें विद्युत धारा मापी जाती है किसमें मापी जाती है? तो ये अमीटर में मापी जाती है। आगे चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? ये ओम होता है। आगे हवा में नमी मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है किसका? तो ये हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है
हवा में नमी मापने के लिए। नेक्स्ट है ध्वनि को मापने के लिए मापने की इकाई को कहा जाता है, तो ये ध्वनि को मापा जाता है वो डेसिबल में मापा जाता है। आगे है आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई क्या है, तो यह है किलोग्राम पर घन मीटर, किलोग्राम पर घन मीटर। नेक्स्ट है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का पहचान होती है वो क्या है, तो वो है अमीटर। ये है अमीटर जो है विद्युत धारा के परिपथ में बहने वाली धारा का पहचान करके देता है। ठीक है, आगे है एक फेप्टोमीटर बराबर होता है, किसका बराबर होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, या तो फिर 1/10⁻15 के। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, विद्युत शक्ति का इकाई जो होता है वो वॉट होता है। आगे विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होता है, ये वोल्ट होता है। आगे प्रकाश वर्ष खाली जगह का मापन की इकाई है, किसका होता है, तो ये एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी के मापन का इकाई होता है। नेक्स्ट है एक हॉर्स पावर लगभग किसके बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है वो ओम होता है। आगे विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है, तो ये किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर। आदिश राशि है, कार्य जो है किस प्रकार का राशि है, कार्य जो है आपका ये आदिश राशि है। आगे है प्रतिबल, प्रतिबल की एसआई इकाई क्या होता है, तो ये पास्कल है, ये क्या है, ये पास्कल। आगे आयतन की एसआई इकाई क्या है, तो ये है आपका घन मीटर। आगे समय की एसआई इकाई क्या होता है, समय का एसआई इकाई जो होता है वो सेकेंड है। आगे है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये टेस्ला है। आगे किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो संगीत की ध्वनि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो डेसिबल है। आगे आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है, तो ये हर्ट्ज है। आगे है परावैद्युतिक गति का मापन किया जाता है, किसमें, तो मैक संख्या में मापा जाता है, मैक संख्या के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका न्यूटन। आगे वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, तो ये वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है आपका बार में। आगे कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होता है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जो है वो जूल है। आगे गतिशील संयंत्रता की एसआई इकाई क्या है, तो ये पास्कल सेकेंड होता है, पास्कल सेकेंड। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक जो है आपका जूल पर सेकेंड होता है। आगे दाब का इकाई क्या है, दाब का इकाई ये है पास्कल। आगे बिजली के करंट का एसआई इकाई एसआई यूनिट क्या होता है, बिजली के करंट का एसआई यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। नेक्स्ट है माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या है, तो सीजीएस प्रणाली की परिभाषा जो होता है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। एक वाट घंटा बराबर होता है किसका, तो ये 3600 जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर। नेक्स्ट है एक वोल्ट बराबर होता है किसका, 1 जूल प्रति कूलाम के, 1 जूल प्रति कूलाम के। नेक्स्ट है कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, ये किस प्रकार की राशि है, तो ये अदिश राशि है, ये किस प्रकार की राशि है, तो ये अदिश राशि है। आगे है वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम यानी कि विमीय सूत्र जो है ml/2 t-2 जो है वो ये क्या है, तो ये किया गया कार्य का है। आगे है तरंगधैर्य का इकाई क्या होता है, तरंगधैर्य का जो इकाई होते हैं ये मीटर है। आगे वह उपकरण जिससे परिपथ में धारा श्रृंखला में जोड़ा जाता है और उसके माध्यम से परिपथ की विद्युत प्रवाह का मापन किया जाता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, शक्ति की भौतिक मात्रा का विमा क्या होता है, तो ये जो इसका विमा होता है m1L2 और T/-3। ठीक है, आगे है भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है, तो ये भोजन ऊर्जा को मापने का यूनिट जो है वो कैलोरी में मापा जाता है। आगे है समान भौतिक मात्रा की इकाइयों की प्रतिस्थापित करता है वो कौन, तो ये जूल एवं कैलोरी, जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो ये हो जाएगा, यह एक अदिश राशि है। ये विद्युत विभव जो है ये किस प्रकार की राशि है, तो ये अदिश राशि होता है।
नेक्स्ट है तेल का एक बैरल लगभग होता है, तो कितना लीटर का होता है? एक बैरल में 159 लीटर आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा? तब इसका भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है ये समान ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सदिश राशि है। विस्थापन जो है किस प्रकार की राशि है? तो ये है आपका सदिश राशि है। माप की इकाई जिसको 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो वो कौन सा है? तो वो सेंटीमीटर है। आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है, किसका है? तो ये ऊर्जा का इकाई होता है। आगे मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन करता है। मेगावाट विद्युत उत्पादन जहाँ पर किया जाता है तो वो मेगावाट में ही बिजली को मापा जाता है। आप वो पढ़े होंगे कि किसी डैम में ये बिजली उत्पादन जो हो रहा है कितना हो रहा है, तो मेगावाट में ही वहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो ठीक है, तो बिजली उत्पादन जहाँ पर होता है तो वहाँ का यूनिट जो होते हैं ये मेगावाट में होता है। आगे 1 किलोवाट घंटा का मापन होता है, कितना? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। आगे हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी। 100 नॉट की गति कितना हो जाएगा? तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर। आगे हैं वायु की गति मापी जाती है किसमें? तो एनीमोमीटर में मापी जाती है, एनीमोमीटर में। आगे है दूरी की इकाई नहीं है, तो वर्ग मील जो है आपका ये दूरी की इकाई नहीं है। वेक्टर परिमाण है बल का, बल जो है ये वेक्टर का परिमाण है। आगे है भौतिक राशि जो है, भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है, तो दोनों का ही जो एसआई इकाई जो होता है वो ऊर्जा होता है। ठीक है, आगे है सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ये ऑस्टेंडर होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है एक गैर एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है, निम्न में प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। तो वो कौन है? तो ये ज्योतिमता यानी ल्यूमेंस कहलाता है ये। ठीक है, आगे टेस्ला नामक एसआई पर उत्पन्न इकाई को मापा जाता है, तो किसमें? तो ये चुंबकीय अभिभावक घनत्व में मापा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो ये है आपका एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट गॉस नामक इकाई में मापा जाता है, तो किसमें? ये चुंबकीय प्रेरण में। आगे युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, तो किसमें? तो ये कैलोरी और जूल में। नेक्स्ट है 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाइयाँ प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो ये दर्शाता है आपका एम्पियर। आगे भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है, तो ये है आपका जूल प्रति केल्विन है। आगे ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो ये है आपका डेसिबल। पदार्थ की मात्रा का मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है, तो किसमें? तो ये मोल द्वारा दर्शाया जाता है। आगे है पारसेक खाली जगह के मापने का इकाई है, तो ये है आपका लंबाई जो पारसेक को लंबाई में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम खाली जगह मापने की इकाई है, तो किसका? तो ये लंबाई का। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो ये है आपका कूलम जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। आगे है 1 पास्कल के बराबर है, तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे डायोप्टर खाली जगह की इकाई है, तो किसका है? तो ये लेंस की क्षमता का। आगे भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है, तो ये है आपका सीमेंस। नेक्स्ट है भौतिक मात्रा जार्क की इकाई है, तो मीटर प्रति सेकंड घन है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो वह है आपका वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? तो ये एम्पियर प्रति मीटर है, नेक्स्ट है भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो ये है आपका हेनरी। आगे भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? तो ये है आपका पास्कल। आगे है भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? तो ये है आपका जूल प्रति केल्विन है। आगे है भौतिक मात्रा धारिता यानी कैपेसिटेंस की इकाई क्या होता है? तो ये होता है आपका फेराड।
फेराड होता है। ठीक है, आगे भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है, तो ये होता है आपका बुकेरल होता है, बेकुरल होता है, सॉरी बेकुरल। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे है भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, तो ये है आपका न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड होता है। आगे है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो ये है आपका लक्स। आगे आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो इनकी कोई भी इकाई नहीं है होती है। नेक्स्ट है भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, तो इसका क्या है, इसका जड़त्व आघूर्ण, तो ये हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण। आगे है लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई है, तो ये है आपका मीटर, मीटर है। आगे है द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है, तो ये है आपका किलोग्राम। आगे है ऊष्मा गति की गतिक तापक्रम का मूल एसआई इकाई मानक है, तो ये है आपका केल्विन है। आगे है भौतिक में दाब का सूत्र क्या होता है, भौतिक में दाब का सूत्र जो होते हैं बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है। निम्न राशियों की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है, तो वो है आपका दाब, ये है आपका दाब। आगे है टॉर खाली जगह का मात्रक है, टॉर किसका मात्रक होता है, तो ये दाब का होता है। आगे निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, तो कौन सा, तो ये टॉर को। आगे निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक में 2 बार दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा आपका त्वरण। ठीक है, आगे है ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या होता है, तो ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई होता है जूल। एटीएम और बार के बीच संबंध क्या होता है, तो एक एटीएम बराबर जो होते हैं 1.013 बार होता है। आगे हैं 1 पाउंड बराबर होते हैं ओस, किसके बराबर होते हैं, तो 16 ओस होते हैं, 1 पाउंड बराबर 16 ओस। आगे हैं मोह पैमाने का प्रयोग किया जाता है किसमें, खनिजों को कठोरता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर खाली जगह मीटर के तुल्य होता है, तो कितना, तो 10 की घात -9, 10 की घात -9 यानी कि 10 की घात -9 इस तरह से। ठीक है, आगे है इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन को गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है, किसका, तो ये पायरोनोमीटर को। आगे है एक सदिश राशि है, तो ये है आपका विद्युत क्षेत्र का। आगे है 2 सदिश वेक्टर बराबर होता है यदि उनके परिणाम और दिशा दोनों एक ही हो। आगे है वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण हो, 2 स्वतंत्र गुण परिणाम और दिशा होते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ये आपका सदिश। आगे है विभिन्न मापक यंत्र, अब इसमें देखते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। आगे है ऊष्मा विकिरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण माप में उपयोग किया जाता है, तो किसका, तो ये बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण क्या है, तो ये माइक्रोस्कोप है। आगे है सोनार तकनीक का उपयोग होता है, तो किसमें होता है, तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोनार का। ठीक है, आगे है द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए खाली जगह उपकरण का उपयोग किया जा सकता है, तो किसका, तो ये पिक्नोमीटर का। आगे है वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट है दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसको, तो ये लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे है रेडियोधर्मिता मापी जाती है, तो किसका, गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता मापी जाती है। आगे है सागर की गहराई को मापने के लिए खाली जगह उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फेथोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे है टर्मिनल डॉप्टर वेदर रडार
प्रयुक्त किया जाता है। तो ये खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे है वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है, तो वो है आपका कैलोरीमीटर है। आगे वर्षा को मापने के लिए खाली जगह उपकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाले सिलेंडर होता है। तो वो कौन सा होता है, तो ये है आपका रेन गेज होता है। आगे हवा को जल और वेग के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका एनीमोमीटर। आगे है अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, ये इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। आगे है वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए होता है, तो वो है आपका ओपिसोमीटर है। आगे वायुदाब को मापने वाला उपकरण क्या है, तो ये है आपका बोरोमीटर है। आगे अति सूक्ष्म समय अंतराल यानी नैनोसेकंड से भी कम अर्थात नापे जाते हैं, तो वो है आपका परमाणु घड़ी द्वारा। आगे पायरोमीटर कहा जाता है, तो ये विकिरण तापमापी को कहा जाता है। आगे है पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें, तो ये सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, नेक्स्ट है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो किसको, तो ये पायरोमीटर का उपयोग करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापने के लिए। आगे है अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हैं, वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है। नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो कहाँ पर, ये नौ संचालकों जो नाव चलाता है उनके लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। आगे भूकंप की तीव्रता को मापन किया जाता है, किसमें, सिस्मोग्राफ के द्वारा। आगे कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा, तो ये द्रव क्रिस्टल जो होते हैं ये इसका यूज़ किया जाता है। आगे है रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है, सिग्मोमैनोमीटर है इसका। आगे डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा है, तो वह ध्वनि तरंगों का अध्यावरण। ठीक है, आगे है आस्मोमीटर का प्रयोग करता है, तो ये पौधों की वृद्धि मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है पारे के साधारणता तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका विशेषता क्या है, तो उच्च संवाहक शक्ति। नेक्स्ट है वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये है आपका एक सेक्सटेंट है। आगे है प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है, तो ये है आपका लक्समीटर। आगे आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है, किसमें, तो ये केदम में मापी जाती है। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफी जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है, तो क्या माप करता है, तो मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति की दर को मापता है। आगे डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है सोनोग्राफी में तरंग या किरणें प्रयुक्त होती है, तो कहाँ पर, तो ये पराश्रव्य तरंगे होते हैं इसमें। आगे है फेटो का अर्थ है 10 की घात कितना, तो -15 10 की घात -15। ठीक है, तो इसका ये होगा। आगे है विंड वैन यंत्र निर्धारित करता है, तो किसका, तो ये पवन की दिशा को। आगे है पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका, तो ये हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। आगे रीमर पैमाने के द्वारा निम्न मापा जा सकता है, तो ये तापमान को मापा जा सकता है। आगे निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत
प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, चाहे वह स्थिर धारा हो या प्रतिवर्ती धारा हो, तो वो हो जाएगा आपका एमीटर। आगे एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, वो है आपका वोल्टमीटर है। आगे शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ा में उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण कौन सा है, तो ये है आपका स्टेथोस्कोप है। आगे है एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये है आपका अल्टीमीटर है। आगे है एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो यह आपका वेंचुरीमीटर है, यह आपका वेंचुरीमीटर। आगे भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो किसका, तो ये सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप यानी फनल के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है, तो ये है आपका मानक वर्षा रेन गेज, मानक वर्षा रेन गेज ये है। आगे है निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, तो ये कौन सा है, तो ये है आपका पेरिस्कोप है। आगे है मीटर प्रति वाहन की चाल मापता है, ये क्या कहलाता है, तो ये पथमापी या स्पीडोमीटर या फिर पदमापी कहा जाता है, ठीक है, पथमापी। सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग निम्न में होता है, तो कहाँ पर, तो ये नौ संचालन में होता है। आगे है एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रभावित ले जा रही है या नहीं, तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्कोप है। नेक्स्ट है अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है, तो कहाँ पर, तो ये हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है। आगे है मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा है, तो ये आपका फोटोमीटर है, फोटोमीटर। आगे है वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो हाइटोमीटर जो होते हैं वर्षा मापने का यंत्र होता है। आगे है यूडियोमीटर मापन करता है, तो किसका, तो ये गैस का आयतन होता है। आगे है ब्यूफोर्ड स्केल यानी पैमाना मापा जाता है, इसमें हवा की गति मापा जाता है। आगे सिस्मोगोमेनोमीटर निम्न के रक्त दाब को मापता है, तो ये धमनियों के रक्त दाब को ये मापता है। नेक्स्ट है सूर्य के फोटोग्राफी के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आगे रक्त दाब का पता लगाने से संबंधित संवेगग्राही हैं, तो ये है आपका मेकानो रिसेप्टर। आगे कम तापमान को मापने के यंत्र कहा जाता है, तो ये है क्रायोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है किए गए काम को मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो ये है आपका अर्गमीटर जो है आपका ये हो जाएगा। आगे विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा को पता लगाने और उनके माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण जो है वो गीगर काउंटर होता है, गीगर काउंटर। आगे है आकाश या समुद्र के नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो ये है आपका साइनोमीटर है, ये है आपका साइनोमीटर। नेक्स्ट है समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है, समय को मापने के यंत्र क्या कहा जाता है, तो ये क्रोनोमीटर कहा जाता है, क्रोनोमीटर। आगे है प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्या, ये ल्यूमिनोमीटर कहा जाता है। आगे है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साधन को खाली जगह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एरोमीटर कहा जाता है। आगे हम दूध की विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे, किससे, हाइड्रोमीटर का उपयोग करके हम माप सकते हैं। नेक्स्ट है अब यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति,
इसको भी देखते हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा, तो इसलिए पूरा जरूर देख लीजिएगा। ये एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है तो किस पे, तो ये सिलेंडर के धुरी के मध्य बिंदु पर ये होते हैं। आगे यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये घट जाएगा। आगे है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होगा, तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान जो है वही रहेगा। आगे पृथ्वी का जी होता है, पृथ्वी का जी का मान कितना होता है पृथ्वी पर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे है एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति क्या होगा, तो ये बराबर रहेगी, बराबर। आगे लोलक की काला विधि क्या होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की काला विधि जो है उनके लंबाई पर निर्भर करता है। आगे सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है तो कितना, तो 2 सेकेंड का। नेक्स्ट है एक सेकेंड लोलक को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तो वो क्या होगा, वो घटेगा, ठीक है। पेंडुलम घड़ी की समय विधि होती है तो कितना होता है, तो ये 2 सेकेंड का। आगे बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है इसलिए। आगे हैं 5.0 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमनीदार तराजू पर 2 में 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमनीदार तराजू पर लगने वाला बल्ब का परिणाम कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 न्यूटन। आगे यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाला सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु क्या हो जाएगा, समरूप गति से चलती रहेगी। नेक्स्ट है एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूरी से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या होगा, तो इसका कारण होगा गतिमान अवस्था का जड़ता, ठीक है। आगे है एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है, जैसे कि गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल से सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे और गिर जाता है। बंदूक की गोली जो है वो बंदर पर लगेगी, ठीक है। वो बंदूक की गोली किस पर लगेगी, तो वो बंदर पर। आगे है पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी को जमने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। आगे नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी कहाँ पर, यात्री के हाथ में। आगे आघात और प्रत्याघात का बल हमेशा क्या होता है, समान और विपरीत दिशा में होता है, समान और विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है तो किस प्रकार के, आवर्ती होते हैं ये। आगे है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो ये है आपका A = V - U/T, A = V - U/T। आगे न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है कौन, तो अंतरिक्ष रॉकेट जो है ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। नेक्स्ट है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को खाली जगह क्षमता बनाता है तो ये संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में ये मदद करता है। आगे है गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा परिवर्तन में शामिल होता है तो ये है आपका घर्षण बल, आगे है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री क्या होगा, बाईं ओर झुक जाएगी।
नेक्स्ट है आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा किस प्रकार होता है, समान और विपरीत दिशा में होता है। आगे है कोई पानी की सतह पर बिना डूब सकता है, तो ये पानी की पृष्ठ तनाव के कारण। आगे वर्षा का बूंदें गोलाकार होने का कारण होता है, तो ये है आपका पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा सन्यता होता है किसमें, तो ये शहद की होती है। आगे दूध से क्रीम को अलग करने के लिए उपयोग किए जा सकता है, तो ये केंद्रापसारण तकनीक का उपयोग करके किया जा सकता है। आगे हैं चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे झटका लगता है। इसका समझाया जा सकता है, इसको किस तरह से समझाया जा सकता है, तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम से इसको समझाया जा सकता है। आगे है पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरे बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या रहेगा, तो वही रहेगा, तो ये क्या होगा, वही रहेगा। आगे हैं अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों का उपयोग से क्या होगा, सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। आगे हैं कंक्रीट के सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण जो होता है वो अधिक होता है और पैरों के नीचे घर्षण बल में कम है। आगे है किसी पत्थर को एक ढलान वाले सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि पत्थर के लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। आगे है एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार होता है, तो ये किसके कारण से होता है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण से ये होता है। आगे बरसात की बूंद का गोल आकार होता है, किसके, तो ये सतही तनाव के कारण, सतही पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो ये 746 वॉट के बराबर होता है। नेक्स्ट है मशीन पैड की तरह काम करता है, तो ये छिद्रयुक्त का पैर। आगे बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर आदि में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हैं वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आधारित होता है, किसके, तो ये अपकेंद्रीय बल पर होता है। आगे है एक चिड़िया एक तार से पिंजड़े में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजड़े के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला का माप होगा, क्या होगा, तो पहले से कम होगा, पहले से कम। आगे यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किया गया कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो किस में किया जाएगा, तो ये जूल में। आगे भारी सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। आगे नदी का बहता हुआ जल खाली जगह प्रकार का ऊर्जा साधारण करता है, तो ये गतिज प्रकार का ऊर्जा साधारण करता है। ठीक है, आगे है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह पालन करता है, तो किसका, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम को पालन करता है। जेट इंजन खाली जगह के आधार पर काम करता है, तो किसका, तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर यह काम करता है। विसर्पी घर्षण होता है किसमें, तो सीमित घर्षण से थोड़े कम। आगे हैं एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर करती है, तो ये लोलक की लंबाई पर। आगे गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है, तो ये आवर्तीय गति कहा जाता है। आगे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो किसमें, तो कृत्रिम उपग्रह के पास जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है। आगे है स्थिर गति से दौड़ रहे एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ पर गिरेगी, तो वो यात्री के हाथों में ही गिरेगी। आगे है जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पर, तो ये विषुवत रेखा पर होता है। आगे है
मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो ये न्यूटन गति का तृतीय नियम उदाहरण है, यानी क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, आगे है वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं पलायन वेग। आगे एक सितार में ध्वनि तरंग उत्पन्न होता है, तो ये अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य प्रकार की। आगे प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया है किसने? तो ये न्यूटन ने। आगे है लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तो। नेक्स्ट है एक भारहीन स्तर के गिलास में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में उसका भार होगा तो उसका भार क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। आगे है जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है लेकिन मात्रा जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। आगे जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा? घट जाता है। चंद्रमा पर भार क्या हो जाता है? घट जाएगा। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा क्या? घनत्व जो होता है वो अपवर्तित रहेगा। आगे यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी तो वो है आपका आयतन नहीं बदलेगी। आगे हैं लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगने वाला समय बढ़ जाता है। आगे हैं जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है। क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। नेक्स्ट है समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी क्या होगा? तो ये बम के ठीक ऊपर रहेगा जहाज। ठीक है, आगे है प्रेशर कुकर के अंदर का उबलता ताप निर्भर करेगा किस पर निर्भर करेगा? तो ऊपर के ढक्कन का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। नेक्स्ट है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण वायुदाब कमी हो जाती है। आगे रॉकेट कार्य करता है किसके सिद्धांत पर? तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ये रॉकेट कार्य करता है। आगे है जेट इंजन कार्य करता है किस पे? तो ये संवेग संरक्षण सिद्धांत पर ये भी कार्य करता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो क्या परिणाम होगा? तो वस्तु का भार जो होगा 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दुगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है तो वह अब जितना है उसका 1/4 भाग होगा। ठीक है, आगे है किसी वस्तु का भार क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ठीक है, आगे है लोहे की एक गेंद का पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है, उसका अंतरिक्ष में भार क्या होगा? उसका अंतरिक्ष में 0 हो जाएगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर 0 हो जाएगा। आगे मानव शरीर का भार अधिकतम होता है कहाँ पर? तो ये ध्रुवों पर। आगे वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तो क्या? तूफान का। अगर वायुमंडलीय का दाब गिर गया है तो तूफान का संभावना होता है कि तूफान आने वाला है। आगे है एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव क्या होगा? किनारे से दूर बढ़ेगा। नेक्स्ट है पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगा।
आगे है एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके खड़ा है। वह जिस दिशा में छलांग लगाता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है तो वो आगे गतिवर्धन के साथ आगे नदियों में पानी का बहाव के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये घर्षण बल जिम्मेदार होता है। आगे पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 277 केल्विन पर होता है। आगे है एक ट्रेन जैसे चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो ये है आपका जड़त्व। इसका मुख्य कारण है जड़त्व। आगे वायु शक्ति में ऊर्जा का वह रूप है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये है आपका गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है कितना? तो 1/9 भाग ऊपर होता है। आगे अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व उसमें नहीं होता, गुरुत्व नहीं होने के कारण। आगे जब एक चलायमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत कौन सा है? ऊर्जा प्रदूषण मुक्त यानी कि ऊर्जा भी मिल जाता है और कुछ प्रदूषण भी नहीं होता है। तो कौन सा है ये? तो ये आपका सौर ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा। आगे हैं तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो है तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होता है ना। आगे हैं एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है। एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश जो उत्पन्न करता है तो वो कौन? तो ये सूर्य है। ठीक है। आगे हैं वह वैज्ञानिक जिन्होंने अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कौन था वो वैज्ञानिक? का नाम क्या है? तो वो है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है। आगे हैं विवर्तनी जाली का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का प्रयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होता? तो होता विवर्तन पैटर्न जो था व्यापक रूप से दूर हो जाता। ठीक है। विवर्तन पैटर्न जो था वो व्यापक और दूर वो क्या हो जाता? हट जाता। आगे हैं शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पसंद करेंगे। कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो पहले तो उत्तल लेंस आप पसंद करेंगे और वो भी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है। आगे हैं सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उत्कृष्ट उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व क्या हो जाता है? अधिकतम होता है ना। सभी क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं। चाहे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोल के देखिएगा, आपका जरूर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर दिखेंगे। ठीक है। तो इसलिए सभी क्वेश्चन जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। आगे हैं आँख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ पर? तो ये दृष्टि पटल पर बनता है। आँख में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर? वो दृष्टि पटल पर बनता है। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो ये सिलियरी मसल जो होते हैं ये उसका सबसे मुख्य कारण होता है। ठीक है। आगे हैं वाहनों के साइड में ट्रैफिक देखने के लिए दर्पण का उपयोग होता है। तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है इसमें? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे हैं रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में कथन क्या है सही? तो रमन प्रभाव में वैज्ञानिक रमन ने जो कथन दिया था, उन्होंने दिया था कि परिकिरणित प्रकाश की आवृत्ति परिकर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। इसे ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
उन्होंने जो कहा था परिकर्णित प्रकाश की आवृत्ति जो है परिकर्णन के बाद जो हैं वो घटती भी है और बढ़ती भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हैं दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह दृष्टि दोष कहलाता है। वह दृष्टि दोष कौन सा है? तो ये है आपका निकट दृष्टि दोष कहलाता है वो। आगे है एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है? तो ये आवृत्ति होता है। ठीक है, ये आवृत्ति। आगे है हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दृश्य वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है, किस लिए? इसलिए कि अधिकतम प्रकाश बिखरकर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है, इसलिए होता है। ठीक है, आगे मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मानव आँख में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, आगे है प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री के कोने पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरणें के बीच का कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? तो वो 30 डिग्री का ही बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है उत्कृष्ट ऊर्जा होते हैं। उत्कृष्ट जो ऊर्जा होते हैं किस प्रकार का? तो ये पीला प्रकाश होता है, ये पीला प्रकाश। नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश किस तरह के होंगे? तो ये होगा आपका बैगनी होगा, बैगनी। ठीक है, आगे है अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा? अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा? तो ये वास्तविक होगा और आभासी और उल्टा, वास्तविक, आभासी और उल्टा होता है। आगे सितारों की चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया कारण होती है, तो किस प्रकार के? तो ये वातावरणीय अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण ये होता है। ठीक है, आगे हैं साफ आसमान नीला दिखता है, तो किस तरह से किस कारण से नीला दिखता है? तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो है साफ आसमान नीला दिखाई देता है। उसी तरह साफ पानी भी अगर देखोगे तो वो नीला ही दिखाई देता है, गिलास में नहीं। तो वो कहीं जलाशय में जाके देखोगे साफ पानी अगर रहेगा तो वो भी नीला ही दिखाई देगा। तो वो किसके कारण से दिखाई देता है? तो वो प्रकाश के परिकर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, आगे विकिरण के परिकर्णन से संबंधित उनके कार्य के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसको? तो ये सीवी रमन को सम्मानित किया गया था। कब? तो 1930 में किया गया था। सभी क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सभी एग्जामों के लिए। ठीक है, आगे है तारे टिमटिमाते हैं क्यों टिमटिमाते हैं तारे? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तन लगातार बदलते रहता है, इस कारण से तारे जो हैं टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। आगे है मरीचिका का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय के विभिन्न हिस्सों का असमान तापमान होना। आगे है किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। इस घटना को जाना जाता है, इस घटना को क्या जाना जाता है? विवर्तन के रूप में ये घटना को जाना जाता है। आगे है परिघटना, वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है, तो वो है आपका परिकिरणन। वो क्या है? वो है परिकिरणन। आगे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला वह क्या है? वह है आपका प्रकाश विद्युत, वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आगे है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनने का कारण जो है वो पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। आगे मानव आँख किसी वस्तु की छवि बनाती है। मानव आँख जो है किसी वस्तु की छवि कहाँ पर बनाती है? तो वो रेटिना पर बनाती है। आगे सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम कौन सा है? तो ये है आपका हीरा, ये है हीरा।
आगे है रात के समय खुले आकाश में तारे का टिमटिमाना उदाहरण किसका है? तो ये है प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश का अपवर्तन का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार किस प्रकार होगा वो दर्पण, तो वो जो दर्पण होगा वो होगा अवतल दर्पण होगा। ठीक है, आगे हैं बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है। किस प्रकार का लेंस होता है? तो वो उत्तल लेंस उसमें लगे रहते हैं। नेक्स्ट है नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो कहाँ पर रखे जाते हैं? तो वो जो दर्पण होते हैं एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं, तभी प्रतिबिंब आगे वाले में आगे का पोर्शन बनता है, आगे वाले में आपका आगे और पीछे दोनों का आपका व्यू दिखाई देता है उसमें। ठीक है, आगे हैं एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है, जिसकी ऊंचाई जो है उसकी वास्तविक ऊंचाई का वह प्रयोग करता है। तो कौन सा दर्पण होगा वो? तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो उत्तल दर्पण ही होगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम 7 रंग के क्रम में खाली जगह के रूप में दर्शाया गया है। तो ये है आपका विग्योर है आपका। तो इसका आगे है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन करता है? तो ये पेरिस्कोप जो है आपका, ये पेरिस्कोप जो है आपका परावर्तन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। आगे है किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उपदेश होता है। तो उसका जो उपदेश क्या होता है? उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना इसका मुख्य उपदेश होता है, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। आगे है फोटॉन है। फोटॉन क्या होता है? तो ये प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा होता है। ठीक है, आगे है हीरे की चमक का कारण क्या है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका मुख्य कारण होता है। हीरे के चमक का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे है प्रकाश का वर्ण विश्लेषण संभव होता है किसमें? तो ये प्रिज्म में इसका पूर्ण रूप से वर्ण विश्लेषण उसका संभव होता है प्रिज्म में। आगे प्राथमिक रंग कौन सा रंग होता है? तो ये पीला जो है आपका प्राथमिक रंग में आता है। आगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बदलता है। तो क्या बदलता है उसका? तो उसका सिर्फ आवृत्ति बदल जाता है। आगे है निकट दृष्टि दोष उपचारित किए जा सकते हैं। तो किस लेंस के प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को उपचारित किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के प्रयोग से। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जाना जाता है। तो ये मायोपिया के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 में। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 18 सेकेंड। 8 मिनट 18 सेकेंड। आगे जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश के रंग हो जाता है। तो किस प्रकार से हो जाता है ये? तो ये सफ़ेद होता है। आगे है इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रेफ्रेक्टिव एंगल का माप कितना होता है? तो ये 90 डिग्री होता है। आगे है निर्वात में प्रकाश का वेग चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड ये होता है। आगे हैं तारे स्वयं चमकते हैं। तारे स्वयं चमकते हैं किसके कारण से? तो ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण से तारे स्वयं चमकते हैं। आगे हैं रेगिस्तान में गर्मी के मौसम में मृगमरीचिका दिखाई देते हैं। तो किसके कारण से? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से ये दिखाई देते हैं। आगे कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं। तो किसके बने होते हैं? तो ये पीवीसी से बने होते हैं, पीवीसी से। नेक्स्ट है जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की स्लैब में प्रवेश होती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो घटता है। आगे है सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है क्या होता है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी का उसमें उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है,
आगे है इंद्रधनुष खाली जगह घटना के कारण बनता है, तो किसके कारण से? ये वर्ण विक्षेपण के कारण से बनते हैं। नेक्स्ट है तरणताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये है आपका अपवर्तन। आगे है समतल दर्पण मैग्निफिकेशन होता है कहाँ पर? तो ये अनंत पर होता है। प्रकाश की गति शून्यकार में होता है। शून्यकार मतलब निर्वात में जो है प्रकाश की गति कितना होता है? तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा जो होते हैं वो कितना होते हैं? तो वो होते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। आगे प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने की तरीका क्या होता है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजार दो तो वो अलग अलग में बांट देता है। आगे हैं पढ़ने के काम आने वाले ग्लास बनते हैं, तो किसका? तो ये उत्तल लेंस के बने होते हैं। आगे हैं दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो ये कौन सा? तो ये उत्तल लेंस। आगे दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। आगे है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो किस तरह से? तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र जो है नीला प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकर्णन के कारण ये ऐसा होता है। ठीक है। आगे है आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक परिकर्णन होता है, इसलिए प्रकाश किस तरह से दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। आगे है ट्यूबलाइट से प्रकाश खाली जगह पर निर्भर करता है, किस पे? तो ट्यूब में ठोस धातु यानी प्रादीप्य पर निर्भर करता है। आगे शीशे का उपयोग किया जाता है किसमें? तो प्रकाश संचरण हेतु शीशे का उपयोग किया जाता है। आगे है गोलाकार दर्पण का प्रवर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये ध्रुव कहा जाता है उसका। आगे है आंतरिकीय दूरी की माप है, तो ये है आपका प्रकाश वर्ष। तारकीय दूरी का माप क्या है? प्रकाश वर्ष। आगे है अस्पष्ट प्रकाश का नीला रंग खाली जगह के कारण होता है, तो ये प्रकाश का फैलाव के कारण। आगे जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो किस रंग का दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा आपका काले रंग का। ठीक है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार का होगा? तो ये होगा आपका आभासी और सीधा दिखाई देगा, आभासी और सीधा। ठीक है। नेक्स्ट है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विचलित होने की घटना खाली जगह नाम से जानी जाती है, तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो ये अपवर्तन के नाम से जानी जाती है। आगे है निकट दृष्टि दोष के रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस कितना होना चाहिए? तो आवश्यक लेंस जो होगा 200 बाई 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होना चाहिए। आगे किसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो कितना होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई से आधी। आगे है जब लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है, तो किस प्रकार का दिखाई देगा ये? तो ये काला दिखाई देगा। आगे है पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि का प्रभाव पड़ेगा, तो किस प्रकार? तो ये वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है खाली जगह रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, किसकी? तो ये बैगनी का। आगे सर्वाधिक ऊर्जा होती है किसमें? नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टाइक सेल होता है किसमें? तो ये सौर सेल में।
नेक्स्ट है कार के पीछे आने वाले यातायात के देखने के लिए उपयोग होता है। तो किसका? तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा आपका अनंत पर। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आगे है प्रकाश का रंग नीला होता है किसके कारण से? तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण से ये प्रकाश का रंग जो होते हैं, आकाश का रंग जो होते हैं आपका नीला होता है। आगे है प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो किस तरह से? तो परिवर्तन के कारण ही प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ता है। आगे हैं रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है चिकित्सकों द्वारा? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। कौन सा? क्या देख सकता है? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर के वस्तुओं को वो नहीं देख सकता है। आगे निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। कौन सा लेंस से? अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। ठीक है, प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है किसके? तो तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। आगे है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये है आपका अपवर्तन। नेक्स्ट है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा भी होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण से? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरा जो है वो चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें सांद्र उत्तकों में परिवर्तित होता है। तो ये अस्पष्ट रेटिना पर ये होता है। नेक्स्ट है आंख में संकेंद्रण होता है। कहाँ पर? तो लेंस के वक्रता में परावर्तन द्वारा ये होता है। ठीक है, आगे है मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य की सर्वाधिक सुग्राही होते हैं। वह कौन सा है? तो ये 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? वो 5500 एंगस्ट्रॉम। आगे धूप के चश्मे के पावर कितना डायोप्टर का होता है? तो इसमें 0 डायोप्टर का होता है। आगे खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो है इसका परिकर्णन जो है सबसे कम होता है। ठीक है, इसका परिकर्णन जो होते हैं सबसे कम होता है। आगे है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित होता है। तो कौन सा? तो ऊपर में उजला और नीचे में काला होता है। ऊपर में उजला और नीचे में काला। आगे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग की लंबाई के कारण। नेक्स्ट है प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित होता है। तो किससे? तो यह डॉप्टर के प्रभाव से। आगे है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश का परिकर्णन। आगे खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है। तो ये काल्पनिक और बड़ा होता है। आगे है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह क्या होता है? नतोदर दर्पण यानी कि अवतल दर्पण ये होता है। नेक्स्ट है आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। तो कहाँ पर? पीला एवं हरा रंगों के बीच होते हैं। आगे है दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार होता है। तो कितना होता है ये? तो 390 से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच होता है। आगे है रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं होता है। तो कौन सा? तो वस्तुओं में एक्स किरण विकिरण नहीं होता है। आगे है किसी तारे का रंग दर्शाते हैं। तो इसका माप दर्शाता है। आगे है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित रहता है। तो क्या? तो ये आवृत्ति जो रहता है वो अपवर्तित रहता है। आगे है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस
किरण का कारण होता है, तो ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। आगे हैं पॉइंटर द्वारा 1 फीट की दूरी रखते हुए दीवार पर टॉर्च की सीधी किरण पड़ने पर एक स्पष्ट वृत्त प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका स्कैटरिंग प्रभाव, स्कैटरिंग प्रभाव। नेक्स्ट है आंख में अंध बिंदु तथा पित्त बिंदु पाए जाते हैं। कहाँ पर ये पाए जाते हैं? तो ये दृष्टि पटल में, ठीक है। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो किस प्रकार से होता है? तो वो वस्तु से छोटा होता है और उल्टा भी होता है। आगे हैं वैज्ञानिक ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया, वो कौन है? तो ये है आपका ग्रेफिन की सहायता से बनाया है। आगे है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए। कितना? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होना चाहिए। आगे है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो कहाँ पर? तो ये अनंत पर होता है। आगे प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, कहाँ पर? तो ये जो होते हैं आपका निर्वात में। आगे है मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड में हो अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या कहलाता है? तो वो एंट्रोपिन होता है। वो क्या होता है? एट्रोपिन। आगे है प्रकाश सीधे रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ही छोटा होता है, इसलिए। नेक्स्ट है पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम सूर्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये है आपका सौर्य सेल है। आगे पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है, किसके कारण से? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण से ऐसा प्रतीत होता है। आगे है सूर्योदय या सूर्य अस्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन के प्रभाव के कारण ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है? तो ये अनंत हो जाता है। आगे है खतरे की संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका परिकर्णन जो है सबसे कम होता है। आगे है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये क्या? उद्दीप्त विकिरण उपयोग किया जाता है। आगे है वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है, तो वो है आपका डॉपलर प्रभाव। आगे है विग्योर में प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो ये जो होते हैं इसमें बैगनी का सबसे तरंगदैर्घ्य जो होते हैं सबसे न्यूनतम होता है। आगे हैं सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसमें जो होते हैं आपका 7 होते हैं। आगे सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के अन्य कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? तो वो कौन सा है? तो ये है आपका पीला रंग। आगे है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के खाली जगह क्षेत्रों में और ऊर्जा और आवृत्ति की वृद्धि को क्रम में विभाजित किया जाता है। तो वो कौन सा? तो वो 7 क्षेत्रों में, ठीक है। आगे है लाल, नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलाने पर किस रंग का प्रकाश बनेगा? तो वो बनेगा आपका सफ़ेद। प्रकाश तरंगें खाली जगह होती हैं, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होते हैं। आगे प्रकाश खाली जगह में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, तो किसमें? तो ये निर्वात में। नेक्स्ट है जब वस्तुएं सूर्य की तरह वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है उन्हें कहते हैं, तो वो कहते हैं प्रदीप्ति पिंड, दीप्त पिंड या कोई वस्तु कहा जाता है, ठीक। आगे सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग किस प्रकार से होता है? तो ये सफ़ेद। सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के परिकिरणन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका टिंडल प्रभाव। आगे सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, तो ये लाल को छोड़कर अन्य सभी जो हैं सभी रंग परिकिरणित हो जाते हैं, इसलिए
लाल दिखाई देता है। आगे प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में कम तरंगदैर्घ्य के तरंगें अधिक परिकीर्णित होती है। आगे है आकाश के नीला देखने का कारण क्या है, तो ये तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण नीला रंग का परिकीर्णन सरलता से होता है। आगे श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में छितराव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ये वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट प्रकाश चैप्टर का वन लाइनर। तो आप लोगों को कैसे लगा आज ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगला चैप्टर के लिए वन लाइनर लेके आएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, पूरा ये साइंस को कंप्लीट कराने वाले हैं।